दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस आए, उसके बाद सरदार पटेल आए, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए और उसके बाद महात्मा गांधी आए और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू आए। इसी कतार में गोडसे आए और इसी कतार में सावरकर का जिक्र हो गया। इतिहास के पन्नों को पलटते चले जाइए, लेकिन मौजूदा वक्त में इतिहास के सबसे बुरे दिनों को भारत देख रहा है। लेकिन इतिहास के पन्नों तले जो लाल कालीन भारत की राजनीति अपने जमीनी मुद्दों पर बिछाकर गड़े मुर्दों को उखाड़ने की शुरुआत करती है, राजनीति और सियासत का यह चेहरा शायद मौजूदा भारत को ढक ले जाता है। इतिहास के हर पन्ने दागदार हैं, इतिहास का हर पन्ना स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। लेकिन इतिहास का मौजूदा वक्त, आने वाले वक्त में जो इतिहास होगा, तब कोई क्या लिखेगा, यह कल्पना के परे है। कल्पना के परे इसलिए क्योंकि भारत की राजनीति में आजादी के बाद किसी भी सत्ता के काल को परख लीजिए, कभी इस तरीके से इतिहास के पन्नों को सामने लाया नहीं गया। और उन पन्नों के आश्रय राजनीति और समाज और देश के भीतर मोटी मोटी लकीर खींचने की परिस्थितियां कभी पैदा नहीं हुई। लेकिन मौजूदा वक्त में सब कुछ आंखों के सामने है और ऐसे वक्त में ही भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। राहुल गांधी पदयात्रा पर निकले। जो सवाल इस देश के भीतर थे, उन सवालों से रूबरू भी होना था, उन सवालों को देश के साथ रूबरू करना भी था। शायद इसीलिए इस यात्रा और पदयात्रा को लेकर बहुत सारे जख्म इस देश के भीतर जो रिस रहे हैं, वह एक उम्मीद के तौर पर इस पदयात्रा को देखना चाहते हैं, इस पदयात्रा को देख रहे हैं। और यह सवाल किसी के जहन में नहीं आया कि दरअसल धीरे धीरे पदयात्रा के भीतर से कुछ सवाल ऐसे निकलेंगे जो इतिहास के पन्नों को पलटते हुए मौजूदा वक्त की दुर्दशा पर रेड कालीन बिछा देंगे, रेड कारपेट। क्या एक ऐसी परिस्थिति में यह देश आ चुका है जहां पर इतिहास के पन्ने ही मायने रखें और उसी आश्रय इस देश को आगे बढ़ना है? मौजूदा वक्त से यकीनी तौर पर किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है। सबको पता है कि नफरत की लकीर, घृणा की सोच इस दौर में राजनीतिक तौर पर वोटों का कैसे ध्रुवीकरण करती है। चुनाव जीतने के लिए किन किन बयानों का जिक्र कैसे कैसे किया जाता है। हर कोई देख रहा है कि चुनाव आयोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है, सुप्रीम कोर्ट की कान भी बंद हो जाती है। कोई आवाज चुनाव के वक्त आपको सत्ता के खिलाफ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि सत्ता इतिहास के पन्नों को बार बार सामने लेकर आती है और 70 बरस आजादी के बाद के राजनीतिक सत्ताओं का जिक्र करके अपने दौर की परिस्थितियों से वह भाग जाती है। खुश होती है कि देखिए एक मुद्दा और हवा में उछल गया, अब उसे वक्त कुछ और मिल गया। तो क्या सावरकर का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी ने अपनी ही पदयात्रा पर और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, या फिर उसने एक सांस लेने की ताकत मौजूदा सत्ता को दे दी, जिसके सामने मुद्दों की फेरिस्त इतनी बड़ी है कि अगर वो गिनना शुरू करें तो शायद पदयात्रा के दिन भी कम पड़ जाएंगे। और उसके कटघरे में दूसरा कोई नहीं, वही सत्ता खड़ी है जो खुश है। वो जान रही है कि सावरकर का नाम आते ही महाराष्ट्र की सियासत कैसे करवट बदलेगी, शिवसेना के भीतर से कौन सी आवाज सुनाई देगी। और बीजेपी और शिवसेना कहीं करीब तो नहीं आने लगेंगे, लेकिन कांग्रेस से दूरियां जरूर दिखाई देगी। पन्ने राजनीति के भी खुलेंगे और राजनीति के पन्नों के आश्रय इस बात का जिक्र भी होगा कि शिवसेना ने तो कांग्रेस को पहले ही कहा था, यानी 2020 में ही कह दिया था, शुरुआती महीनों में ही, सावरकर का जिक्र नहीं होना चाहिए, हमारी सियासत उस लकीर को मिटा नहीं सकती है। वह एक ऐसी लकीर है जिसके आश्रय महाराष्ट्र के लोग संवेदनशील हो जाते हैं सावरकर को लेकर। तो क्या राहुल गांधी ने महाराष्ट्र से निकलते वक्त और मध्य प्रदेश में कदम रखने से ऐन पहले यह सब कुछ जानबूझकर कर दिया, या फिर कोई सवाल आया और जवाब देना पड़ गया, या फिर बिरसा मुंडा का जिक्र करते करते वह सावरकर की दिशा में इसलिए चले गए क्योंकि मौजूदा वक्त की राजनीति से वह बेहद आहत हैं? तो आइए जरा इतिहास के इन पन्नों तले मौजूदा वक्त को भी आज परखने की कोशिश करें, क्योंकि नेहरू की मौत हुए 58 बरस गुजर चुके हैं, सावरकर की मौत हुए
56 बरस गुजर चुके हैं। हर कोई जानता है कि सरदार पटेल ने ही उस पन्ने पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया। हर कोई जानता है कि जिस वक्त कांग्रेस के नेता के तौर पर सुभाष चंद्र बोस थे, उस वक्त हिंदू महासभा को लेकर कांग्रेस की महासभा में कौन कौन से सवाल उठे थे और क्या क्या कहा गया था। कोई छुपा हुआ सच नहीं है। ये सब कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन एक क्षण के लिए मौजूदा वक्त को जरा परखने की कोशिश कर लीजिए, फिर आपको इतिहास के पन्नों में लिए चलेंगे और तब बताएंगे सियासत के इस खेल से दो दो हाथ आप कैसे कर सकते हैं। अगर पन्नों को पलटिएगा तो आपके जहन में बहुत कम दिन हुए हैं कोरोना से जो मौत हुई इस देश के भीतर, जो मौत का तांडव इस देश के भीतर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने को लेकर था। और उसी क्षण पीएम केयर का ऐलान भी किया गया और पीएम केयर का बहुत पैसा इस देश में ऑक्सीजन के लिए निर्धारित भी किया गया। लेकिन सब कहां पर गया और उससे कौन सी स्थिति इस देश में सुधर गई। इस देश के भीतर में सत्ता संभालते वक्त जनता की मौत की जिम्मेदारी सत्ता नहीं लेती है, लेकिन जिंदगी की जिम्मेदारी तो ले ही सकती है। उसने नहीं ली। कटघरे में कौन खड़ा होगा, इसको लेकर जो आह हर जगह भरी जाती है, उस आह को सुनने वाला भी कोई है क्या? नहीं होगा। अगर हेल्थ सर्विस चरमरा गई तो कोई ऐसा नहीं है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो गई। उस अव्यवस्था के बीच ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई, जिसने एक ही पाठ दिया कि जिसकी जेब में पैसा उसके लिए शिक्षा। और तमाम यूनिवर्सिटीज, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई भी कॉलेज हो, पाठ एक ही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए यूजीसी आपको पैसा नहीं देगी। प्रिंसिपल खुद सोचें, वीसी खुद सोचें कि पैसे की कमाई कैसे होगी, यानी वेलफेयर स्टेट। भारत के भीतर गरीबों की तादाद 80 करोड़ तक की परिस्थितियों को जीती हुई और ऐसे में एजुकेशन भी दे पाने की स्थिति में हम नहीं हैं। आगे बढ़िएगा तो 2 करोड़ का वादा बेरोजगारी का क्यों किया गया था? क्योंकि बेरोजगारों की एक लंबी कतार इस देश के भीतर थी। लेकिन धीरे धीरे वह भी खत्म होते होते 1 बरस पहले 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जिक्र किया गया। लेकिन 10 लाख में से भी 6 महीने बीतने को आने को हैं, लेकिन सरकार के पास 1 लाख नौकरी भी निकल कर आई नहीं है। इस देश की दर्दनाक हालत और देश की त्रासदी को लेकर क्या आंख से आंसू टपके? वही आंसू जो इस देश को लेकर एक वक्त महात्मा गांधी की आंखों से भी गिरे थे। नेहरू ने भी कांग्रेस को संभालते समय जिक्र किया था और सरदार पटेल ने भी किया था। सावरकर का जिक्र कीजिएगा तो वह भी इस देश को लेकर चिंतित रहते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में सावरकर का नाम ले लीजिए, गोडसे का नाम ले लीजिए और उसके बाद उल्लास में खो जाइए। सत्ता आपके पास रहेगी क्योंकि बड़ी मोटी लकीर हमने इस दौर में आजादी के बाद खींच डाली है इतिहास के पन्नों को लेकर। वो त्रासदी है या स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है, ये तय करने की जरूरत मौजूदा वक्त में कैसे होगी जब प्रवासी मजदूरों के पांव से रिश्ता हुआ खून इस देश के भीतर में बताने को तैयार और पार्लियामेंट के भीतर आंकड़ों के साथ तैयार हुआ कि हम इतना ही कह सकते हैं कि 350 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई। बाकियों का डाटा हमारे पास नहीं है। 350 प्रवासी मजदूर मरे, लेकिन एक डाटा निकल कर आया कि तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को काम देने की स्थिति में इस देश में ना केंद्र सरकार है ना राज्य सरकार है। यह देश लोगों से चलता है। वी द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। लेकिन वी द पीपुल गायब हो गया एक झटके में और इतिहास के पन्ने हावी हो गए। मौजूदा वक्त को लेकर सियासत की जो लकीर खींचनी है खींचते चले जाइए। किसका दाव है, किसकी बल्ले बल्ले हुई, कौन फायदे में है, कौन घाटे में है। थोड़ी देर के लिए और आगे चलिए और आपके सामने यह भी आ जाएगा कि पेंशन का पैसा निकाल कर जिंदगी जीने की स्थिति में बुजुर्ग आ गए और पीएफ के जरिए जो जानकारी मिली, सरकार ने जो आंकड़े पेश किए वो हैरान करने वाले थे। क्योंकि इस देश के लगभग 3.25 करोड़ लोगों ने अपने पीएफ का पैसा इसलिए निकाल लिया क्योंकि घर कैसे चले, उनके पास कोई पैसा नहीं था। बच्चों को नौकरी नहीं, जिनके पास नौकरी वो नौकरी छिन गई। खुद के लिए नई पेंशन योजना ने पुरानी पेंशन वालों की दिलों की धड़कनें बढ़ा दी।
स्थिति नाजुक होती चली गई। क्या करें, घर चलाना है तो पेंशन तक का पैसा निकालने की स्थिति में 3.25 करोड़ लोग इस देश में आकर खड़े हो गए। महंगाई इसी दौर में बढ़ी और महंगाई सिर्फ रसोई घर तक नहीं सिमटी, आपकी जिंदगी की आवाजाही के साथ वह जुड़ती चली गई। और इस देश के भीतर एक ही सवाल था, चाहे वो गैस के सिलेंडर को लेकर हो, चाहे वो पेट्रोल और डीजल को लेकर हो, चाहे वो जीएसटी के जरिए सामान महंगे होते हुई स्थितियों में ब्रेड और दूध और दही और मट्ठा तक आ गया, पनीर भी आ गया, सब्जियां भी आ गई, लेकिन किसी आंखों में कोई आंसू नहीं था। जो जिक्र कर रहे थे लाल बहादुर शास्त्री का, उनके नारों को याद करते थे, जय जवान जय किसान, उन्होंने किसानों की भी आंखों से आंसू न सिर्फ निकाले बल्कि उसको अपनी हथेली में दबाकर गायब कर दिया। और इस देश की कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाते पहुंचाते किसानों के ऊपर वो कैसे हावी हो गई। और किसान की एक दो नहीं, 150 से ज्यादा मौत आंदोलन करते हुए किसी देश में किसानों की हो जाए और उसके बाद भी उन्हें उनका हक ना मिले और प्रधानमंत्री के एक शब्द मुझे माफ कर दीजिए, मैं माफी मांग रहा हूं। आज गुरु पर्व है, इस माफी के साथ 1 बरस पहले जरा लौट जाइए और कल्पना कीजिए, जहां जहां आंदोलन हो रहे थे, जहां जहां मातम पसरा था, वहां पर जश्न और नारे लगने लगे, क्योंकि यह देश को लगा कि शायद इस देश को पटरी पर लाने के लिए गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री का दिल जागृत हुआ है। लेकिन नहीं, यह देश तो इतिहास में जीता है और इतिहास के आश्रय ही अपने मौजूदा वक्त में जीना चाहता है। शायद इसीलिए कॉरपोरेट को भी हर किसी ने सलाम करना ही सीखा। इस देश में आम लोगों से टैक्स लिया जाए, कॉरपोरेट का टैक्स माफ कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश की इकोनॉमी डामाडोल हो जाए, लेकिन जीडीपी नीचे चली जाए, लेकिन कॉरपोरेट का नेटवर्थ बढ़ते चला जाना चाहिए और कॉरपोरेट में जो मित्रगण हैं उनका भी नेटवर्थ बढ़ते चला जाएगा। और इतिहास के पन्नों में आने वाले वक्त में इस देश के सारे रईसों की तादाद जो होगी उसका हेडक्वार्टर भारत में नहीं होगा। हर कोई विदेश में बसने के लिए बेचैन है, वो सत्ता का मित्र ही क्यों ना हो, वह भी घर खोज रहा है। कि दरअसल एक फैमिली ऑफिस होना चाहिए। किसी को अमेरिका पसंद आ रहा है, किसी को सिंगापुर, कोई दुबई खोज रहा है तो कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। एक पूरी कतार है इस देश के भीतर में टॉप 10 कॉरपोरेट हाउसेस की। उनके दफ्तर कहां से चलते हैं, वो समझ गए हैं कि दरअसल भारत की दरिद्रगी और भारत की दरिद्रता और यहां के मुश्किल हालातों के लिए वही राजनीतिक सत्ता जिम्मेदार है जिस राजनीतिक सत्ता ने उन्हें लाभ पहुंचाया है। तो आने वाले वक्त में इस देश में कोई कैसे रह सकता है, तो निकल चलिए यहां से। ऐसे रास्ते टटोले जा रहे हैं, जबकि इस देश के भीतर के मुश्किल हालात किसानों को अभी भी एमएसपी देने की स्थिति में नहीं है, ऐलान करने की स्थिति में है कि हम आपको इतना दे देंगे। और देखिए 2013-14 से गिनना शुरू कीजिए, गेहूं की कीमत एमएसपी में कितनी बढ़ गई, चावल में कितनी बढ़ गई, कमाल हो गया। लेकिन मिलता है या नहीं मिलता, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिक्र अगर होगा, आंदोलन अगर होगा, तो इतिहास का कोई पन्ना कभी महात्मा गांधी के जरिए, कभी गोडसे के जरिए, कभी नेहरू के जरिए, कभी सावरकर के जरिए हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। जिक्र सुभाष चंद्र बोस का भी होगा और सरदार पटेल की मूर्ति तले तस्वीर खिंचाते हुए खास एंगल से कैमरे के शक्ल की तरफ ना देखकर बल्कि आसमान ताकते हुए ऐसी तस्वीरें एक के बाद एक आएंगी, लेकिन आपका दिल उस तस्वीरों को देखकर बाग बाग होगा, क्योंकि वो इतिहास है और इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। मौजूदा वक्त में रिश्ता हुआ घाव आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस कतार में इस देश की ब्लैक मनी भी आती है, काला धन भी आता है और करप्शन भी आता है, जिसने इस देश को अंदर से खोखला कितना बना दिया कि एक सिस्टम में तब्दील कर दी गई काले धन की पूरी इकोनॉमी को, या इकोनॉमी को काले धन में कन्वर्ट करके सिस्टम चलाने की जो सोच पैदा हुई, उससे आप आंखें कैसे मूंद सकते हैं? मूंदेंगे तो हमारे पास उपाय है उसका। 70 बरस के दौर में कांग्रेस ने सिर्फ करप्शन ही तो किया है, तो रो लीजिए, गा लीजिए, लेकिन मौजूदा वक्त में ब्लैक मनी को लेकर कोई उंगली नहीं उठाएगा। राजनीति कितनी करप्ट है, हम इंदिरा गांधी को याद कर लेंगे, राजनीति कितनी तानाशाह है, हम आपातकाल को याद कर लेंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में जिक्र भी नहीं करेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जिस कानून के राज का जिक्र करता है, वो कानून हाशिए पर ढकेलकर भीड़ तंत्र का
जो पूरा तंत्र और न्याय तंत्र जो इस देश की राजनीतिक सत्ता के साथ मिल जाता है, उसने क्या कमाल किया है। हम तालियां पीटते हैं, क्योंकि संकीर्णतावाद को जब सत्ता पनाह देती है तो फिर कानून का राज नहीं होता है, संकीर्णतावाद की सोच ही सत्ता में तब्दील होती हुई दिखाई देती है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिक्र अगर इसका भी आएगा तो हम जिक्र गुरु गोलवलकर का भी करेंगे, हेडगेवार का भी करेंगे, और हो सकता है हम जिक्र मौलाना अबुल कलाम आजाद का भी करें। उस दौर में जिन्ना की सोच और महात्मा गांधी का मुस्लिम तुष्टीकरण का भी जिक्र होगा, क्योंकि जिक्र भी हिंदुत्व का कर लीजिए और इतिहास के पन्नों में खो जाइए कि सावरकर हिंदुत्व का तमगा किस तरीके से उठाकर चलते थे और हेडगेवार किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ आवाज उठाते हुए हेडगेवार के पीछे निकल जाते थे। इन पन्नों का स्वर्णिम इतिहास है या रिश्ता हुआ घाव है, तय इतिहास को करना है, और इतिहास के वक्त में हम खड़े हैं जो मौजूदा वक्त से अनभिज्ञ हैं। इस कतार में वादे दर वादे और इस देश की संवेदनाओं को झकझकोरने वाली स्थिति कैसी हो सकती है? क्या इसकी कल्पना भी आपने की जब आप इतिहास के पन्नों को खोल रहे हैं, या फिर सिर्फ ध्यान इसी पर गया कि दरअसल अब राहुल गांधी ने गलती तो कर ही दी और फंस तो गए ही हैं। जिस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकले लोगों का समूह जन समुद्र की तरह जब नजर ही आ रहा था, तो उसके दायरे में सावरकर के जरिए महाराष्ट्र के भीतर, और अब इसको अलग अलग टेक्नोलॉजी के जरिए जब फैलाया जाएगा तो टेक्नोलॉजी तो डेमोक्रेसी को भी मात दे देती है। यह भी दुनिया का एक सच है। टेक्नोलॉजी कैसे मेंटल एस्पेक्ट पे असर करती है, यह भी एक अपने आप में पाठ है जो लोकतंत्र पर भारी पड़ जाती है। उस टेक्नोलॉजी के आश्रय हम शिवसेना को भी पाठ पढ़ाएंगे, और शिवसेना के जरिए शिवसेना से निकले हुए शिंदे जो खुद को शिवसैनिक मानते हैं वह भी खड़े हो जाएंगे। कमाल की स्थितियां हैं। कोई खामोश रहेगा, कोई रेंगने लगेगा, कोई लड़ना शुरुआत कर देगा। राजनीति का यह मिजाज इससे पहले कहां था? और मौजूदा वक्त में जो राजनीति हमारे और आपके सामने खड़ी है, अगर उसके पन्नों को पलट लीजिए, मौजूदा वक्त में जो वादे, जो उम्मीद, जो आस वो दिखा रही थी, और पदयात्रा के जरिए जो लौ जल रही थी, और इस देश के भीतर एक जुटता के साथ एक आवाज थी कि यह लौ और रोशनी भारत को रोशनी दिखाएगी, उसके बीच में सावरकर कहां से आकर खड़े हो गए। राहुल गांधी ने जिन बातों का जिक्र किया, यकीनी तौर पर पदयात्रा के दौर में जिस मानसिकता के साथ वो कन्याकुमारी से चले, महाराष्ट्र में वो पैर लड़खड़ाने क्यों लगे, या फिर यह एक ऐसा दाव है जो कांग्रेस को एक झटके में कुलांचे भरकर आगे खड़ा कर देता है? लेकिन क्या भारत का यह सच है? और भारत के भीतर जब इस देश में मुस्लिमों को लेकर एक शब्द भी बोलने से हर राजनीतिक दल कतराता है, तो इस देश में हिंदुत्व का तमगा क्या मुस्लिमों पर खामोशी के साथ दिखाया जाता है? या मंदिर मंदिर घूमेंगे, मस्जिद नहीं जाएंगे तो फिर आरएसएस प्रमुख भी मदरसे क्यों चले गए, मस्जिद में क्यों चले गए? आखिर उनके भीतर वो कौन सी ताकत आ गई? या फिर देश जब जुड़ रहा था तो यह चेतावनी दिल्ली को दे रहा था, जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जो घृणा का भाव खड़ा किया जा रहा है, उसमें आरएसएस भी बचेगी नहीं, वो उसमें जल जाएगी, क्योंकि यह देश एक हो रहा है। तो फिर सावरकर कहां से आ गए? और अगर सावरकर आ गए तो क्या उन राजनीतिक जुमलों पे नहीं जाइएगा जहां मां गंगा ने बुलाया था? आस्था के साथ इस देश की राजनीति का कॉकटेल सामने पेश किया गया, बकायदा तश्तरी में इलेक्शन कमीशन ने खामोशी बरती। क्या कीजिएगा आप? इन परिस्थिति से एक कदम आगे बढ़िएगा तो हर गांव को गोद कैसे पार्लियामेंट्री लेगा, यह भी तो लाल किले के प्राचीर से ऐलान किया गया। लेकिन जो शुरुआती दौर में 750 गांव गोद भी लिए गए, उनकी बदहाली अगर आपको देखनी समझनी है तो किसी एक गांव को चुन लीजिए। जरूरत पड़े तो इस देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री द्वारा अपनाए गए गांव को ही चुन लीजिए और उसको परखना शुरू कीजिए, समझ जाइएगा। लाल किले के प्राचीर से भी इस देश में जो उम्मीद जगाई जाती है, वो उम्मीद कितनी खोखली और पोपली होती है, और उससे उतरते ही कैसे इतिहास के पन्नों के अक्षर हर किसी को याद आते हैं, और उन्हीं तस्वीरों के साए तले राजनीति के अक्स जलाए जाते हैं। कमाल की स्थिति है। इससे आगे बढ़िएगा तो आपके सामने सभी को घर देने की सोच, वह भी खारिज हुई। 2 करोड़ रोजगार, वह भी खारिज हुआ। डिजिटल इंडिया और कैश गायब होगा और डिजिटल इकोनॉमी चलेगी, वह भी गायब हुआ। पकौड़े से रोजगार का तमगा भी इसी देश को पार्लियामेंट के भीतर से मिला है।
हर परिस्थिति में इस देश के भीतर में 3-4 सवाल लगातार रेंगते रहे। मौजूदा वक्त से आंख मूंद कर इतिहास के पन्नों के गुणगान में क्यों चली जाती है भारत की राजनीति? मौजूदा वक्त की त्रासदी से मुंह मोड़कर इस देश में आस्थाओं के समंदर में गोते लगाने को क्यों तैयार होती है भारत की राजनीति? और मौजूदा वक्त में वो मौत के तौर पर खुदकुशी हो या फिर कोरोना से हुई मौत हो, इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के खालीपन और खोखलेपन को भी पूरा ना कर पाने की स्थिति में भारत की सत्ता हो, लेकिन हम उस पर कोई सवाल नहीं क्यों उठाते हैं? हमें अच्छे लगते हैं अयोध्या में लाखों दिए जलते हुए, हमें अच्छा लगता है राम के दृश्य में और सीता के साथ उतरते हुए जो चोला पहने हुए लोग उतरते हैं, हम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। यह आस्था का सवाल है। ठीक उसी तरीके से इतिहास के पन्नों में संघर्ष किसने किया, किस रूप में किया, आजादी की लड़ाई किस रूप में लड़ी गई, उन पन्नों को खोलकर इतिहास तले मौजूदा वक्त में जो आर्थिक गुलामी इस देश पर थोपी जा रही है, क्या उससे कोई अनभिज्ञ है? या आपको पता है कि कर्ज कितना बढ़ चुका है और कर्ज बढ़ते बढ़ते उसको चुकता भी करना पड़ता है, और जिनसे कर्ज लिया है आपने, वह एजेंसियां चिता रही है, वह संगठन चिता रहे हैं भारत के ऊपर बढ़ता हुआ कर्ज। लेकिन भारत को एक बाजार में कौन तब्दील कर रहा है? तो भारत के जो स्वर्णिम अक्षरों के इतिहास है, उन अक्षरों को पढ़ते वक्त मौजूदा वक्त में अगर इस परिस्थिति में अगर आकर खड़े हो जाएंगे तो जरा पढ़ना शुरू कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी से कहीं ज्यादा गुलाम भारत मौजूदा वक्त में तो नहीं हो गया। सियासत का जो पन्ना मौजूदा वक्त में है, वो शाही अंदाज में किसी भी शाही मिजाज से ज्यादा घातक तो नहीं हो गया, वो धनानंद से भी आगे तो नहीं निकल गया। और मौजूदा वक्त में इस देश की त्रासदी जो प्रजा है, प्रजा को लेकर राजा की जो सोच होती है, वह सोच भी इस दौर में पॉलिसीगत तरीके से बजट के दौर में या नीति आयोग के दस्तावेजों में गायब तो नहीं हो गई। सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन फिर भी इतिहास के पन्ने बड़े स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं, और उन पन्नों की चमक दमक में हम और आप दोनों खो जाते हैं। शायद इसीलिए एक वक्त सुभाष चंद्र बोस आए, उसके बाद सरदार पटेल आए, और फिर उसके बाद जो कतार शुरू हुई वो रुकी नहीं। वो लाल बहादुर शास्त्री से होते हुए महात्मा गांधी, नेहरू, सावरकर, जिन्ना सबको अपने में समेटी रही, और तो और इस देश के भीतर में गोडसे को लेकर भी नारे लगने लगे। हर कोई भूल गया कि दरअसल इन परिस्थितियों के साथ इस देश के मौजूदा स्थिति के कितनी जमीन कंगाल और खोखली होती चली जा रही है, और इस देश को बर्बाद करने पर आमदा राजनीतिक सत्ताएं इसी दौर में ठहाका क्यों लगाती है, और चैनल चैनल बैठकर इस देश के भीतर में मीडिया कर्मी कोई सवाल क्यों नहीं करता है कि आपकी इस खुशी का राज क्या है और आप किस बात से खुश हैं? कोई सवाल करने की स्थिति में है क्या इस देश के भीतर? अगर नहीं है तो फिर आजादी से पहले के पन्ने या आजादी के बाद के पन्ने, दोनों परिस्थितियों में यह देश किस रूप में देश के तौर पर आने वाले वक्त में रहेगा? ये अगर कोई आपसे कहे कि 2075 में क्या इसी तरीके से जैसे सावरकर और नेहरू को लेकर मौजूदा वक्त में सवाल उठते हैं, तो क्या 50 साल के बाद मौजूदा वक्त के पॉलिटिशियंस को लेकर आने वाली पीढ़ी जिस सियासत को देख पढ़कर आगे बढ़ रही है, वो ऐसे ही सवाल उठाएगी? तो फिर देश कहां पर है? और इस देश का इतिहास 75 बरस आजादी के बाद के सफर को अगर एक एक क्षण में अंतर्राष्ट्रीय मंचों से परखना शुरू करेंगे, तो हो सकता है आपके जहन में यह सवाल जरूर आए, भारत तो वह देश है जो दुनिया को राह दिखाता आया है, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए हो, या फिर परमाणु संधियों को लेकर हो, या फिर दुनिया के सामने भारत का जो प्रोडक्शन बढ़ता चला गया और दुनिया के बाजार में भारत का जो टेक्नोक्रेट फैला हुआ है, सारी चीजें तो भारत से निकल कर गई है। लेकिन मौजूदा वक्त में हम इंतजार कर रहे हैं इतिहास के किसी एक नए पन्ने का, जो उछल कर सामने खड़ा हो और उसके साए तले इस देश के सारे मुद्दे दबते चले जाएं और हमें नजर आए सिर्फ स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ इतिहास और उस कालीन के नीचे दबे हुए मुद्दे, जिससे हमें आंख मूंदना मंजूर होगा, अन्यथा आप इस देश के नहीं कहलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।